क्या पत्रकारों के लिए भारत एशिया का सबसे घातक देश है? कानूनी उत्पीड़न और राजकीय दमन से लेकर हत्या तक क्या पत्रकारों अब बढ़ते खतरे के बीच काम कर रहे हैं? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो साफ इशारा करते हैं कि अब पत्रकारिता आसान नहीं रह गई। इसके कई ताज़ा तरीन उदाहरण पत्रकारों पर हुए हमलों और दर्ज की गई एफआईआरों के बाद सामने आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश राजकाज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। राजकाज में आज बात करेंगे खतरे में खबर नवीस। जी हां, पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से पत्रकारों के साथ घटनाएं घटित होती चली आ रही हैं, उससे यही लगता है कि क्या अब खबर नवीस यानी पत्रकार खुद खतरे में है। पत्रकारों पर हमले होना, उन पर खबर की कवरेज करने पर मुकदमे थोप देना सरकारी मशीनरी के लिए आम हो गया है, जिससे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाकई लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि भारत पत्रकारों के लिए खतरनाक जगह बनता जा रहा है या नहीं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी कहती हैं। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियरेस यानी RSF ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में यहाँ तक कह दिया था कि भारत मीडिया कर्मियों के लिए एशिया का सबसे घातक देश है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से आगे है। उनकी रैंकिंग भारत को वैश्विक टैली में सीरिया और इराक के ठीक पीछे रखती है। कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट यानी CPJ द्वारा बनाए गए व्यापक डेटा से पता चलता है कि 1992 से 2015 तक भारत में 67 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 39 की हत्या पुष्ट इरादों के साथ की गई। मौतों की संख्या को लेकर अलग अलग संगठन अलग अलग नंबर देते हैं। RSF ने 9 मौतों की सूची दी थी। CPJ का कहना था कि 7 पत्रकार मारे गए, जबकि मीडिया वॉच वेबसाइट द हूट और डेटा पत्रकारिता वेबसाइट इंडिया स्पेंड की स्वतंत्र रिपोर्ट में यह आंकड़ा 8 था। बीते दशक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्यों ने नई दिल्ली में एक मौन विरोध मार्च निकाला था, जिसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मियों और उत्तर प्रदेश के मंत्री राममूर्ति वर्मा द्वारा जलाए गए पत्रकार जगेंद्र सिंह के लिए न्याय की मांग की गई थी। द हूट के मुताबिक 2013 वो साल था जिसमें 8 पत्रकारों की हत्याएं हुई, लेकिन 2011 से रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्या खतरा बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। यूं भी कह सकते हैं कि पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती आवृत्ति उनकी अधिक रिपोर्टिंग का संयोजन है। सोशल मीडिया के आगमन ने प्रेस विरोधी हिंसा पर प्रकाश डालने में मदद की है। भले ही इस तरह के हमले मुख्यधारा के प्रेस में शामिल न हो, वहीं दूसरी ओर कई प्रबुद्धजन इस बात से असहमत हैं कि पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। अगर किसी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी अपने साले से दुश्मनी थी या कुछ संपत्ति के संबंध में, तो ये एक पत्रकार पर हमला नहीं है। भारतीय प्रेस ये भेद नहीं कर रहा है। जब किसी पत्रकार की हत्या होती है तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि पत्रकार को उसके लेखन के लिए मारा गया है, लेकिन कई मामलों में ये सच नहीं होता। ये केवल पत्रकारों पर घातक हमले नहीं जो भारतीय मीडिया को त्रस्त करते हैं। खतरों की एक श्रृंखला उनके काम के माहौल को चिन्हित करती है। धमकियों और डराने धमकाने से लेकर राजद्रोह और मानहानि कानून जैसे कानूनी प्रावधान जो पत्रकारों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं, कुछ टिप्पणीकारों द्वारा हमलों को देश में बढ़ती असहिष्णुता से भी जोड़ा जाता है। बीते दिनों दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के अंदर JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले को कवरेज करने गए पत्रकारों को देशद्रोही कहा गया और वकीलों ने उन पर हमला किया था। इसके कुछ दिनों बाद केरल में एक एशिया नेट न्यूज पत्रकार सिंधु सूर्य कुमार को महिषासुर जयंती पर एक बहस की मेजबानी के लिए BJP RSS के समर्थकों से धमकियां और गालियों के साथ कॉल की बाढ़ आ गई थी। स्टिफलिंग डिसेंट नामक एक रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने कथित तौर पर पत्रकारों, लेखकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2011 से 2016 के बीच आपराधिक मानहानि के लगभग 200 मामले दर्ज किए थे। विवादास्पद तमिल द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र नक्कीरन और इसके संपादक RR गोपाल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था। ये कहानी के लिए कंटेनर रिल पन्नम पथकुलल मर्राई कपट्टा
उन्माईगल, सिक्किया, आवनंगल, कंटेनरों में छिपा हुआ सच, जब्त दस्तावेज लेख में कथित तौर पर जयललिता के खिलाफ मानहानिकारक प्रकृति की सामग्री थी। ये वही दौर था जब एक साल में देश भर में पत्रकारों की मौत का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोकसभा में उद्धत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में राज्य में पत्रकारों पर 63 हमले हुए थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा के पत्रकार प्रभात सिंह को छत्तीसगढ़ पुलिस ने राज्य की आलोचना करने वाले पत्रकारों को धमकाने की बढ़ती घटनाओं के बीच गिरफ्तार किया था। भारत के मध्य भाग में किसी भी पत्रकार को निशाना बनाने का प्रमुख कारण खनन प्रतीत होता है। खनन माफिया और उनके राजनीतिक गठजोड़ ने अक्सर यूपी, एमपी और महाराष्ट्र राज्यों में पत्रकारों को निशाना बनाया है। आरएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, 2 हत्याएं यूपी से जगेंद्र सिंह और एमपी से संदीप कोठारी अवैध खनन से जुड़ी थी, जो भारत में एक संवेदनशील पर्यावरणीय विषय रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकार पुलिस और माओवादियों के बीच फंस जाते हैं। वे अक्सर दोनों पक्षों के गुस्से का निशाना बनते हैं। राज्य पुलिस ने एक ही साल में 4 पत्रकारों को सलाखों के पीछे डाल दिया था, जिनमें एक क्रूर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सूचना सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल था। नागालैंड में अर्धसैनिक समूह असम राइफल्स ने मोरुंग एक्सप्रेस और नागा लंग पोस्ट सहित प्रमुख नागा अखबारों पर एक गैर कानूनी संघ को समर्थन प्रदान करने का आरोप लगाया था और यूएपीए के साथ धमकी भी दी थी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को बार बार निशाना बनाए जाने के कारण राज्य में मीडिया समुदाय ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून की मांग की थी। पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति का गठन बस्तर में पत्रकारों ने कार्रवाई के बाद किया था। 2011 में मिड डे मील के जेडे की हत्या के बाद व्यापक विरोध के बाद महाराष्ट्र में इसी तरह की मांग की गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनकी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून के पक्ष में है। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं था। झारखंड और बिहार में 2 पत्रकारों की मौत के तुरंत बाद पीसीआई के अध्यक्ष ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून की मांग उठाई थी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि हमलों के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा की जाए। हालांकि पत्रकारों द्वारा इस तरह के कानून की मांग करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वे मांग कर रहे हैं, शायद किसी भी सरकार के लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। अगर पत्रकार पूछते हैं तो वकील क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं, हर कोई क्यों नहीं। ये भी कहा जाता है कि 96% मामलों में मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं ले जाया जाता। भारत सीपीजे के ग्लोबल इम्पुनिटी इंडेक्स पर लगातार स्थिर रहा है, जो उन देशों को उजागर करता है जहां पत्रकारों की अक्सर हत्या कर दी जाती है और हत्यारे मुक्त हो जाते हैं। 2008 से जब पहली बार सूचकांक प्रकाशित किया गया था, तब से लगातार हर साल भारत को इस सूची में शामिल किया गया है। सरकार के सभी स्तरों पर राज्य और संघीय प्रेस विरोधी हिंसा में जवाबदेही स्थापित करने में देरी प्रतिरोध का एक पैटर्न प्रतीत होता है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य में बीते एक साल में पत्रकारों पर चले कुछ मामलों की बात की जाए तो कई मामले सामने आते हैं। 16 सितंबर 2022 को सीतापुर में पत्रकार रविंद्र सक्सेना ने क्वारंटीन सेंटर पर बद इंतजामी की खबर को कवरेज किया था। इसके बाद उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, आपदा प्रबंधन के अलावा SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। 19 जून 2020 को वाराणसी में सुप्रिया शर्मा ने पीएम के गोद लिए गांव डोमरी में भूखे रहने को विवश लोगों की खबर कवरेज की थी, जिसके बाद उन पर SC/ST एक्ट 1989, किसी की मानहानि करने से जुड़ी IPC की धारा 501 और किसी महामारी को फैलाने में बरती गई लापरवाही से जुड़ी IPC की धारा 269 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 31 अगस्त 2019 को मिर्जापुर में पंकज जायसवाल ने सरकारी स्कूल में व्याप्त अनियमितताओं और मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाए जाने से संबंधित खबर कवरेज की थी। इसके बाद हंगामा होने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा पंकज जायसवाल का नाम FIR से हटाया गया था। इसके बाद 10 सितंबर 2019 को आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगाने की घटना को
कवरेज करने वाले 6 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पत्रकार संतोष जायसवाल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और रंगदारी मांगने संबंधी आरोप भी लगाए गए थे। 7 सितंबर 2020 में बिजनौर में दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन करने संबंधी खबर के मामले में 5 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन 5 पत्रकारों आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान तथा मोइन अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 268 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि मामले में त्रुटिपूर्ण विवेचना की बात कहते हुए संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। 3 सितंबर 2019 को लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार असद रिजवी को एक नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें एसीएम की कोर्ट में हाजिरी के लिए बुलाया गया था। उन पर मुहर्रम के दौरान शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। लखनऊ में एक प्रदर्शन कवर करने के दौरान उन्हें पीटा भी गया था। असद ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो दर्ज नहीं हुई थी। लॉकडाउन के दौरान एक न्यूज वेबसाइट की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा और वेबसाइट की मुख्य संपादक के खिलाफ वाराणसी पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रिया शर्मा ने पीएम मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में लॉकडाउन के दौरान लोगों की स्थिति का जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी थी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू किया था, जिनमें माला देवी नाम की एक महिला भी शामिल थी। वेबसाइट के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान माला देवी ने रिपोर्टर को बताया था कि वो लोगों के घरों में काम करती है और लॉकडाउन के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए थे। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने रिपोर्टर को यही बताया था कि उनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद माला देवी ने कहा था कि उन्होंने ये बातें रिपोर्टर को नहीं बताई और रिपोर्टर ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया है। माला देवी की शिकायत पर वाराणसी में रामनगर थाने की पुलिस ने बीते 13 जून को दिल्ली की पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने सुप्रिया शर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, किसी की मानहानि करने से जुड़ी आईपीसी की धारा 501 और किसी महामारी को फैलाने में बरती गई लापरवाही से जुड़ी आईपीसी की धारा 269 के तहत मामला दर्ज किया। इससे कुछ समय पहले ही वरिष्ठ पत्रकार और अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप थे कि उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या में होने वाले एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने संबंधी बात छापकर अफवाह फैलाई। हालांकि द वायर ने जवाब में कहा था कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जाना सार्वजनिक रिकॉर्ड और जानकारी का विषय है, इसलिए अफवाह फैलाने जैसी बात यहां लागू ही नहीं होती। राज्य सरकार की इस कार्रवाई का देश भर के बुद्धिजीवियों ने विरोध किया था और इस बारे में एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कई जाने माने कानूनविद, शिक्षाविद, अभिनेता, कलाकार और लेखक शामिल थे। इन लोगों ने अपने बयान में कहा था कि ये प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला है। इस मामले में सिद्धार्थ वरदराजन को भी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। इससे पहले भी यूपी में कई स्थानीय पत्रकारों के खिलाफ सरकार विरोधी खबरें छापने के जुर्म में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान ही यूपी के फतेहपुर जिले के पत्रकार अजय भदौरिया पर स्थानीय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अजय भदौरिया ने रिपोर्ट लिखी थी कि एक नेत्रहीन दंपति को लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी किचन से खाना लेने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। मिर्जापुर में मिड डे मील में कथित धांधली की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। इस घटना का दिलचस्प पहलू जिले के कलेक्टर का वो बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रिंट मीडिया का पत्रकार वीडियो कैसे बना सकता है। इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। 10 अगस्त 2019 को यूपी के ही मिर्जापुर में पंकज जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पंकज जायसवाल ने सरकारी स्कूल में व्याप्त अनियमितताएं और मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाए जाने से संबंधित खबर छापी थी। काफ़ी हंगामा होने के बाद पंकज जायसवाल का नाम एफआईआर से हटा दिया गया था और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। मिर्जापुर में मिड डे मील में कथित धांधली की खबर दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ
दर्ज मुकदमे का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उसी समय बिजनौर में कथित तौर पर फर्जी खबर दिखाने का आरोप लगाकर 5 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। वहीं आजमगढ़ में एक पत्रकार पर प्रशासन ने धन उगाही का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिजनौर में जिन पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उन लोगों ने एक रिपोर्ट छापी थी कि एक गांव में वाल्मीकि परिवार के लोगों को सार्वजनिक नल से पानी भरने से रोका गया था। इस वजह से वाल्मीकि परिवारों ने पलायन का मन बना लिया है। प्रशासन का आरोप था कि पलायन की बात इन पत्रकारों ने कथित तौर पर गढ़ी थी। बिजनौर के थाना मंडावर में 7 सितंबर 2019 को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने प्रार्थना पत्र के आधार पर 5 पत्रकारों आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान तथा मोइन अहमद के खिलाफ IPC की धारा 153A, 268 तथा 505 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। बाद में कोर्ट ने इस मामले में त्रुटिपूर्ण विवेचना की बात कहते हुए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। 10 सितंबर 2019 को आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगाने की घटना की रिपोर्ट करने पर 6 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें से एक पत्रकार संतोष जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। संतोष जायसवाल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और रंगदारी मांगने संबंधी आरोप लगाए गए थे। स्थानीय स्तर पर खनन और अपराध जैसे गंभीर मामलों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को कथित तौर पर माफिया के हमलों का शिकार तो अक्सर बनना ही पड़ता है, लेकिन जब छोटी मोटी बातों में प्रशासन की भी नज़रें टेढ़ी होने लगे तो ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है और पत्रकारों के सामने सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो जाता है। अहम सवाल ये भी है कि क्या खबर लिखने के आरोप में पत्रकारों के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी इसलिए कि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार के पैरोकारों को कहना रहता है कि प्रशासन या सरकार यदि FIR करा रही है तो जरूर कोई गंभीर बात होगी और यदि पत्रकार अपनी जगह सही होगा तो अदालत में ये बात साबित हो जाएगी। बुद्धिजीवियों का कहना है कि पत्रकार का काम ऐसा है कि किसी न किसी पक्ष को पीड़ा पहुंचेगी ही, लेकिन सरकार अपनी आलोचना न सुन सके, ये स्थिति बेहद गंभीर है। हो सकता है इसके पीछे सरकार का प्रचंड बहुमत का अहंकार हो, लेकिन ये लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका अंदाजा शायद सरकार में बैठे लोगों को नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर ऐसी कार्रवाइयों का सिर्फ एक मकसद है और वो है पत्रकारों को डराना। पत्रकार ने खबर लिखी और किसी को आपत्ति है तो उसके लिए कई फोरम बने हुए हैं। आप संपादक से शिकायत कर सकते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ अपराधी की तरह पेश आएंगे, FIR कर देंगे और फिर गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि आलोचना सुनने की सहन शक्ति आप में नहीं है और आप प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। दिल्ली स्थित राइट एंड रिसर्च एनालिसिस ग्रुप ने हाल ही के दिनों में ऐसे 55 पत्रकारों को परेशान किए जाने के उदाहरण इकट्ठे किए जिन्हें सरकारी नीतियों की आलोचना या फिर जमीनी हकीकत दिखाने की वजह से मुकदमों का सामना करना पड़ा और गंभीर धाराओं में उन पर केस दर्ज हुए। इनमें सबसे ज़्यादा 11 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, जबकि जम्मू कश्मीर में 6 और हिमाचल में 5 ऐसे मामले रहे। यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में पत्रकार प्रशांत कनौजिया के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई और बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस का आरोप था कि प्रशांत ने मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशांत कनौजिया को रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए काफ़ी सख्त टिप्पणी की थी, बल्कि 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी मजिस्ट्रेट के फैसले की भी आलोचना की थी। प्रशांत कनौजिया पर एक ट्वीट की वजह से लखनऊ के ही हजरतगंज कोतवाली में फिर से FIR दर्ज हुई और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखा आपने किस तरह से खबरों के माध्यम से समाज को जागरूक करने और सत्ता शासन को आईना दिखाने वाले पत्रकारों को इसकी सजा कैसे मिलती है। कुल मिलाकर सरकार को पत्रकारों पर फर्जी मुकदमों को थोपना और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर होना होगा, वरना चौथे स्तंभ की अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। राजकाज में आज इतना ही। अगले शनिवार रविवार को फिर हाजिर होता हूं ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए देश और दुनिया की खबरें के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।